जब हम बैंक लोन की बात करते हैं तो अचानक से दिमाग में आता है कि बहुत सारा पेपर वर्क होगा, तो बैंक से लोन लेना सही है? आप मानती हैं सर? पिछले दिनों एक स्कीम काफ़ी पॉपुलर हुई थी, सबवेंशन स्कीम, जिसके अंदर बताया गया था कि अब किसी भी आदमी को घर लेना मुश्किल नहीं है। 3 साल के लिए जो बिल्डर पे कर रहा है वो मेरा ही पैसा है। हाँ, ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना 3 पार्टीज के बीच में, बैंक, बिल्डर और होम बायर। सुपरटेक के ऑलमोस्ट 21 प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली एनसीआर में। पार्सरनाथ बिल्डर्स ने भी सबवेंशन स्कीम को बहुत मिसयूज़ किया था। बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के, बिना सरकार के हाथ के कुछ भी नहीं हो सकता। आर्टिकल 142 है सुप्रीम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सूर्यकांत का बेंच ये मैटर को हेड कर रहा है। सी आरबीआई के आई टोल्ड यू गाइडलाइंस हैं। सीबीआई को कहा गया इन सब चीज़ों पे इंक्वायरी करने के लिए। अगर एक्सचेकर वो चीज़ को मेंटेन ही नहीं कर सकता तो क्या ज़रूरत थी डिजिटलाइजेशन की। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, और आप देख रहे हैं चैट एंड लॉक। तो दोस्तों, वैसे तो हम लोग कोशिश करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक लेके आएँ जो आपके इंटरेस्ट के लिए हों, जो आपको अच्छे लगें। और इस बार का जो टॉपिक है वो इंटरेस्टिंग तो होने वाला है, बट उसके साथ साथ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो एक बार इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पलक देव, जो कि 1-2 एपिसोड हमारे साथ कर चुके हैं, और पलक का वेलकम करना चाहूँगा। पलक, बहुत बहुत थैंक्स, आपने टाइम निकाला। और एक स्पेशल टॉपिक है, पहले पलक अपने आपका वेलकम करती है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि टॉपिक है क्या। हेलो रजनीश, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। इट्स थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर अगेन। आज का टॉपिक अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। तो वैसे तो आपको पता है कि पलक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में कमर्शियल मामलों में एक्सपर्टीज़ रखती हैं, और काफ़ी बड़े बड़े इन्होंने मुद्दे सुलझाए हुए हैं, मैं कहूँगा। और इस बार का जो टॉपिक है ना, बड़ा एक आम आदमी से जुड़ा हुआ है, एक मैं कहूँगा एक इंडियन मेंटेलिटी से जुड़ा हुआ है, एक इंडियन इमोशन से जुड़ा हुआ है। घर एक ऐसा सपना होता है जो कि शायद एक इंडियन बच्चे के दिमाग में बचपन से ही डाल दिया जाता है कि उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि उसे घर बनाना है। ऐसा माना जाता है इंडियन सोसाइटी में कि अगर आपके पास घर है तो आपने अपनी लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें अचीव कर ली है। बट इस घर के पीछे की साइंस भी काफ़ी उलझ चुकी है। कहीं ना कहीं ये घर लेना आसान हो गया, और कहीं ना कहीं ये मुश्किल भी हो गया, और टेक्निकल भी काफ़ी हो गया। तो जब हम घर लेने की बात करते हैं तो अचानक से एक दिमाग में चीज़ आती है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। और बहुत सारा पैसा आप कहाँ से लेके आएंगे? आपकी खुद की सेविंग से, या फिर आप बैंक से हेल्प लेंगे? तो शायद अब आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आजकल काफ़ी ऐसे फ्रॉड्स आप देखेंगे कि लोगों से घर के नाम पे पैसे लिए जाते हैं और उन्हें उनका आउटपुट भी नहीं मिलता। आए दिन हम लोग ऐसी चीज़ें सुनते आते हैं कि लोगों के साथ घर खरीदने में फ्रॉड हुआ, या बिल्डर्स ने पैसे लिए, बिल्डर भाग गया, या फिर सही टाइम पे होम डिलीवर नहीं हुआ, होम की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, जो कि एक बड़ी आम बात है। सही बोल रहा हूँ पलक मैं? बिल्कुल रजनीश, और आज का मुद्दा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी चीज़ के बारे में है। जब हम लोन्स लेते हैं तो हम सोचते हैं कि बैंक के साथ से लोन ले रहे हैं, ये तो सिक्योर ही होगा और बैंक अपना लीगल वर्क कंप्लीट करके देगा। सो दैट इज़ वाई लोन लेना लोग प्रेफर करते हैं, ताकि लीगल चेक्स जो हैं घर खरीदते हुए वो उनके पूरे हो सकें। बट अगेन आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इसी नेक्सस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे बैंक्स और बिल्डर्स होम बायर्स का, घर खरीदने वालों का सपनों को उजाड़ रहे हैं। आज का ये टॉपिक रहे। तो जैसे पलक ने बताया, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी लोगों को मिलेंगी जो कि शायद एक कॉमन मैन की समझ से परे होती हैं। जब हम बैंक लोन की बात करते हैं तो अचानक से दिमाग में आता है कि बहुत सारा पेपर वर्क होगा, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होंगी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि एक कॉमन आदमी इनसे काफ़ी दूर रहता है। बट येस, जो इस फील्ड में प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो बैंक्स हों चाहे बिल्डर्स हों, इससे काफ़ी अच्छे से भली भांति इन सारी चीज़ों को जानते होते हैं, तभी वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर पाए हैं ना। दिस इज़ द थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि कैसे बैंक्स ने मिलके, बैंकों का टारगेट कंप्लीट हो रहा है, बैंक एम्प्लॉयज़ के टारगेट्स, लोन देने के टारगेट्स कंप्लीट हो रहे हैं, बिल्डर्स को पैसा मिल रहा है, और बिल्डर्स को 2 बार पैसा मिल रहा है सेम प्रोजेक्ट पे। एक बार वो, जैसे कि हम लोग घर खरीदते हैं, अगर हम शुरुआत से ही बात करें, बिकॉज जब हम घर खरीदते हैं तो शुरू से एक चीज़, बिकॉज इसमें डाउटफुल चीज़ें इसलिए रहती हैं कि आदमी की पूरी उम्र की कमाई होती है, वो पूरी एज में जो उसने सेविंग की होती है, छोटे छोटे प्लान्स लिए होते हैं, एफडीज होती हैं। मुझे लगता है कि घर के टाइम पे सारी की सारी चीज़ें निल हो जाती हैं, कि आप सारा पैसा इकट्ठा करके बिल्डर को या फिर उन इंडिविजुअल सोर्सेज को देते हो जहाँ से आप वो घर बाई कर रहे होते हो, है ना।
तो कहीं ना कहीं चीज़ें डाउटफुल भी हो जाती हैं। तो ऐसा एडवाइस भी किया जाता है लोगों को कि हमें थोड़ा बहुत बैंक से लोन लेना चाहिए ताकि सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी तरह से फुलफिल हो, सारे पेपर ओरिजिनल हो और उसमें प्रोसेस स्मूथ रहे। क्या सही आप भी यही मानते हैं चीज़ें? यही मैंने आपको कहा कि नॉर्मली हम बैंक के पास इसलिए जाते हैं ताकि हमारी जो लीगल हैसल है वो बच सके, बिकॉज बैंक एक प्रॉपर्टी पे लोन देने से पहले उसकी लीगल वेरिफिकेशन बहुत प्रॉपरली करता है, बट इन केसेस में ऐसा नहीं हुआ है। तो पलक, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी आदमी घर खरीदता है या दुकान खरीदता है या ऑफिस खरीदता है तो कहीं ना कहीं उसकी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट उसमें जाती है ना, क्योंकि एक मेहनत से कमाने वाला इंडिविजुअल आदमी जो कि अपनी अलग अलग तरह पे सेविंग करता है, बैंक में सेविंग करता है, प्लान्स लेता है, वो सारा का सारा मुझे लगता है कि ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट होती है। सारा का सारा पैसा जो कि कई सालों से जुड़ रहा था अकाउंट में, एक साथ ही किसी दूसरे सोर्स में जाता है जहाँ से वो घर खरीद रहे होते हैं या फिर इंडिविजुअल कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि जैसे एडवाइस किया जाता है लोगों को कि बैंक से हमें लोन लेना चाहिए, है ना, बिकॉज वहाँ से टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है, तो बैंक से लोन लेना सही है? आपको ऐसा आप मानती हैं सर? बैंक से लोन लेने का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमारे दिमाग में शुरू से डाला गया है, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लोग बैंक से लोन लेते ही इसलिए हैं ताकि लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो कंप्लीटेड रहें। ओके। बट ये कितना हो पाता है और कितना नहीं हो पाता है, दैट इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन ऑल टुगेदर। पलक, एक चीज़ और है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बैंक से लोन लेने की, हम लोग घर की बात कर रहे हैं। अभी ना पिछले दिनों एक स्कीम काफ़ी पॉपुलर हुई थी, सबवेंशन स्कीम, जिसके अंदर बताया गया था कि अब किसी भी आदमी को घर लेना मुश्किल नहीं है। वो थोड़े से पैसे देके एक अच्छी प्रॉपर्टी को अपने नाम कर सकता है और जब वो प्रॉपर्टी बिल्डअप हो जाती है तो वो उसे प्रॉपर्टी को पूरा टेक ओवर कर सकता है और इसमें उसे बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं देनी पड़ेगी और बैंक इस पे इजी लोन भी कर देते हैं। अगर इस स्कीम की बात करूं, जिन बिल्डर्स के मुझे अभी नाम याद आ रहे हैं वो है सुप्राटेक, वाटिका, एवीजे, शायद और भी कुछ इस टाइप के बिल्डर्स होंगे जो इस टाइप का लोन ऑफ़र करते हैं, है ना। बट मैं कहूँगा जब ये चीज़ें हुई, जब लोगों ने लोन लिया या फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ खरीदी, तो लोगों के मन में एक बहुत अच्छे सपने संजोए थे कि अब ये प्रॉपर्टी हमारी होगी। बट हुआ क्या, उससे बिल्कुल उलट। जो लोग जिनकी पोजीशनिंग बहुत अच्छी रही होगी बैंकिंग में, जिनकी क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा रहा होगा, है ना, वो कहीं ना कहीं वो ज़ीरो पे चले गए। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अब ये जानना चाहूँगा, सबवेंशन स्कीम जो चलाई गई हैं ये वाकई में ही रियल टाइम बायर्स के फेवर में थी? ये सबवेंशन स्कीम है क्या, मैं थोड़ा सा पहले आपको ये समझाती हूँ। सबवेंशन स्कीम कम्स इन पिक्चर जब एक प्रोजेक्ट बिल्डर शुरू करता है, उस प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है बाय बैंक। लाइक प्रोजेक्ट के लिए लोन अप्लाई करता है बिल्डर कि ये इस प्रोजेक्ट के लिए मुझे इतना पैसा चाहिए इसे बनाने के लिए। उसके बाद वो प्रोजेक्ट बनते बनते वो बिकना शुरू हो जाता है प्रोजेक्ट। अब जो कंज्यूमर हैं, जो होम बायर है, उस प्रोजेक्ट के लिए थोड़ा पैसा पे करके 10%, 20%, 15% पे करके इनिशियल अमाउंट एक बहुत ल्यूक्रेटिव स्कीम ऑफ़र करी जाती है बिल्डर की तरफ से कंज्यूमर को कि आप 10, 15, 20% बुकिंग अमाउंट दो और उसके बाद आप जब तक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा, बन के तैयार होगा 3 साल 5 साल, तब तक की आपकी सारी किश्तें हम देंगे। दैट मीन्स जो इंटरेस्ट पार्ट है वो हम देंगे। तो पलक, आपकी बात जो सुन के मुझे जो चीज़ समझ आई है वो ये है कि मैं किसी प्रोजेक्ट पे गया, मुझे घर अच्छा लगा, पर मेरे पास अभी उस घर की पूरी कीमत नहीं है। मैंने एक एक्स अमाउंट, लेट्स से कि मैंने 20% उसका पे कर दिया और बदले में डेवलपर ने मुझे प्रॉमिस किया कि हम आपको 3 साल बाद आपका घर डिलीवर कर देंगे और इन 3 सालों में सिर्फ आप हमें 20% ऑफ द अमाउंट दो, टोटल अमाउंट का, और 3 सालों तक हम लोग आपकी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं लेंगे बल्कि हम इंस्टॉलमेंट का पैसा बैंक को पे करेंगे। वाओ, मतलब कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मेरे 20% दे के मुझे 3 साल का टाइम भी मिल गया और मुझे कुछ इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करनी है। तो यहाँ तक तो मतलब बड़े फ्लावर टाइप की फीलिंग आ रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है कि 20% दे के आपको आपका घर मिल गया। ऐसा लेमैन की लैंग्वेज में मैं कहूँ तो कितनी ल्यूक्रेटिव स्कीम है, तो आप ऐसे कहते हो हाँ बिल्कुल ठीक है, साइन कर देते हैं आप उस डॉक्यूमेंट पे। बिल्डर को पैसा ऑलरेडी भी मिला हुआ है क्योंकि वो प्रोजेक्ट पूरा डेवलप करने के लिए अलग से उसने लोन ले रखा है। अब आपके वाले लोन के पैसे भी बिल्डर को मिल गए हैं, उसको तो पैसे 2 बार ही मिल चुके हैं। मतलब यहाँ मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूँगा कि मैंने 20% पैसा बिल्डर को दिया,
और आप बोल रहे हो 80%। 3 साल के लिए जो बिल्डर पे कर रहा है वो मेरा ही पैसा है। हाँ, मतलब कि वो डेवलपर पहले मेरा लोन अप्रूव करवाएगा बैंक से और मुझे लोन मिलेगा। हाँ जी। और उस लोन का पैसा बिल्डर के पास जाएगा। हाँ जी। और उस पैसे में से वो इंस्टॉलमेंट पे करेगा बैंक जी। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बना। ट्राई पार्टी एग्रीमेंट 3 पार्टीज के बीच में, बैंक, बिल्डर और होम बायर। ओके। जिसको एंड यूजर कहते हैं हम, होम बायर को। इसमें बैंक और बिल्डर दोनों इन्वॉल्व भी हैं। अब इसमें बैंक्स आपको ये चीज़ नहीं बताते कि ये कंस्ट्रक्शन, बेसिकली बैंकों को पैसा देना है कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के हिसाब से। ओके। आरबीआई की 2013 की गाइडलाइंस हैं कि जब भी ऐसा कोई स्कीम आती है तो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान देने चाहिए आपको। आपको एक ही बारी में वो पैसा डिस्पर्स नहीं करना चाहिए। बट किसी ने उन सब चीज़ों को मॉनिटर नहीं करा। अथॉरिटीज़ की नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा और किसी ने इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाई। कहीं पे होम बायर्स को कोई रिलीफ नहीं मिला और आज चल के ये चीज़ें बढ़ते आप ये लगा लीजिए 12 साल में मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली एनसीआर। थोड़े सुपरटेक की जब हम बात करते हैं, जब ऐसा कुछ सबवेंशन स्कीम आती है तो एकदम से एक बड़ा प्लेयर सामने आता है सुपरटेक। जबकि सुपरटेक एक बहुत बड़ा ब्रांड है ना। लोग उस पर विश्वास भी क्यों ना करें, बिकॉज इतना बड़ा ब्रांड है। थोड़ा बताओगे पलक मैम कि इसमें मतलब ये सारी चीज़ें किस तरीके से, मतलब ये कैसे चीज़ें प्लॉट हुई और कैसे लोग आए और कैसे लोग फंसे। 21 प्रोजेक्ट्स हैं इन टोटल सुपरटेक के। आई गेस 2013 में हुआ है ना ये। हाँ, 12-13 से ये शुरू हो गया था। सुपरटेक के ऑलमोस्ट 21 प्रोजेक्ट्स हैं दिल्ली एनसीआर में। ओके। आप मान के चलिए कि ये नियरली 10-15 हज़ार करोड़ का स्कैम है टोटल। एंड उसमें से सबसे मेजर प्लेयर 5 से 7 हज़ार करोड़ का प्लेयर तो सिर्फ सुपरटेक ही था। ओके। सो सुपरटेक ने ऐसे प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए कि लोकल लैंड ओनर्स, मतलब जैसे हमारे यहाँ पे पेरिफेरी में अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं तो मोहाली, आगे खरड़, आगे ज़ीरकपुर, कुराली, ये वाले सारे पेरिफेरीज जहाँ पे खाली लैंड्स हैं, ये लैंड्स इन्होंने लेनी शुरू करी बिल्डर्स ने लीज पे। उस लीज्ड लैंड पे दे टेक अ लोन। हम एक प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे और उसमें लैंड ओनर को उसके बाद मतलब आपने लैंड खरीदी नहीं है, उसको लीज पे लिया है। ओके। सो उसके बाद आप लैंड ओनर से एक एग्रीमेंट साइन करते हैं लीज के बेसिस पे। ओके। आप उसको भी यही ऑफर करते हैं कि जब ये प्रोजेक्ट पूरा बिकेगा तो हम तुम्हें इतना इतना इसमें से हिस्सा देंगे। ओके। सो लैंड ओनर और बिल्डर मिलके एक प्रोजेक्ट शुरू, मतलब यहाँ पे एक तिगड़ी बन गई है कि डेवलपर की डील हुई है लैंड ओनर से, उन्होंने एक एक्स अमाउंट देके उसको लीज पे ले लिया। हाँ जी। और बदले में कंडीशन लगा दी कि जब ये प्रोजेक्ट बिकेगा तो उसको एक उनका एक्स अमाउंट मिलेगा, मतलब उनका शेयर मिलेगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ से इनकी डेवलपर की डील हुई है बायर से पहले, फिर बैंक से, फिर उसके बाद आती है सेकंड वो स्टेज जो है बैंक। अब डेवलपर ने लोन लिया है बैंक से, ये देखे कि ये मेरे पास लीज डीड है, ये मेरे पास कंप्लायंसेस हैं, मैंने रेरा में रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के लिए ये सर्टिफिकेट लिया है, इस लाइसेंस के बेसिस पे मैं ये प्रोजेक्ट डेवलप करूँगा। ओके। अब वो प्रोजेक्ट अभी पेपर्स में है और उस पेपर्स के बेसिस पे उसको एक लोन मिल जाता है कि ठीक है आप प्रोजेक्ट बनाओ। मतलब अब पहले तो लैंड ओनर के साथ डील हुई, हाँ, फिर बैंक के साथ हुई। अब तीसरा स्टेज है, जब थर्ड स्टेज आती है उसमें जो घर खरीददार है, होम बायर, घर खरीददार के नाम पे एक लोन लिया जाता है, उसे एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है कि ऐसी एक बिल्डिंग होगी, ऐसा एक घर होगा, एक सैम्पल फ्लैट बना दिया, उसको वैसा सा वो दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा इस फ्लोर पे इस नंबर घर ये तुम्हारा होगा आने वाले 3 साल में, 5 साल में, XYZ टाइम में। ओके। और तब तक के लिए आप मुझे 10%, 15% या 20% अपफ्रंट पेमेंट देंगे और जो लोन है, लोन डिस्पर्स होगा मेरे अकाउंट में, मैं तब तक आपकी किस्तें पे करूँगा। प्री पेमेंट, प्री EMI रिलेटेड प्लान, EMI लिंक्ड प्लान, बड़े अलग अलग फ्लेक्सी EMI प्लान, ऐसे अलग अलग नामों से ये प्लान बिके। ओके। पार्श्वनाथ बिल्डर्स का भी आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल सुना है। हाँ, पार्श्वनाथ भी एक टाइम पे सबवेंशन स्कीम के लिए, आज से आई थिंक कोविड के टाइम के आसपास की बात है, वो शायद काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट उनका बन भी हुआ था एक। उस प्रोजेक्ट के टाइम पे भी एक इंटरव्यू आया था मेरा इसी चीज़ को लेकर कि पार्श्वनाथ बिल्डर्स ने भी सबवेंशन स्कीम को बहुत मिसयूज़ किया था एंड काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए थे उनके प्रमोटर्स पे भी एंड ऑलमोस्ट दे वर जेल्ड एज वेल।
उस टाइम पे वो जेल में ही थे जब ये सारा मुद्दा उठा था। इनफैक्ट तभी से सुप्राटेक और ज़्यादा नज़रों में आना शुरू हुआ और भी काफ़ी सारे बिल्डर्स। इन टोटल अब सुप्रीम कोर्ट ने 22 FIRs रजिस्टर करने को कहा है CBI को इन सब मैटर्स में, बट वो उस चीज़ पे हम बाद में आते हैं। अब होम बायर ने वो लोन ले लिया, वो लोन की लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी जो है वो होम बायर की है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स उसके हैं, पर उस लाइबिलिटी से पहले उसको वो हरे बाग दिखाए जाते हैं कि ये घर तुम्हें मिलेगा और तब तक के लिए जो तुम्हारी रीपेमेंट है वो हम करेंगे, बिल्डर करेगा। पर बिल्डर वो रीपेमेंट करता नहीं है। अब उसने एक लोन ले लिया है बैंक से, एक लोन ले लिया है होम बायर की, उससे भी पैसा उसके पास डबल आ चुका है। उस पैसे से वो अगले लैंड ओनर से एक और एग्रीमेंट कर चुका है अगली ज़मीन की तैयारी, पर पिछला उसका कोई कंप्लीट हुआ नहीं है प्रोजेक्ट। ऐसे करते करते सुप्राटेक ने 21 प्रोजेक्ट्स खड़े कर दिए, कंप्लीट एक भी नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं सुप्राटेक को आप बोलोगे एक अच्छा बिजनेस प्लान था जो कि चल नहीं पाया? नहीं, चल रहा है, बहुत बहुत बढ़िया चला है उनका बिजनेस प्लान। इतने सालों से इतना पैसा एंजॉय किया उन्होंने, डाइवर्जन ऑफ फंड्स रही है इन सब चीज़ों में, और ये सब कुछ अकेला बिल्डर ये सब नहीं कर सकता था। दिस हैज़ बीन पुल्ड ऑफ विद द हेल्प ऑफ द अथॉरिटीज एज वेल। अगर मैं आपको जेन्युइनली बोलूँ, अथॉरिटी में अगर बात करते हो तो जितना यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी, इन सब की जब तक आपने सारी कंप्लायंसेस नहीं करी, आपको ये प्रोजेक्ट अगले से अगले की परमिशन मिल कैसे रही है, लाइसेंस मिल कैसे रहा है? आई एम श्योर कोई बेवकूफ़ नहीं है उसमें, हमें भी पता है कि ये चीज़ें कैसे मिलती हैं। और आप बिल्डर्स पे कंप्लायंसेस तो और स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप किसी के पूरी ज़िंदगी की कमाई खा जाते हो और आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और पलक एक चीज़ और भी होती है, जैसे अगर लोन मान लीजिए किसी से एक साधारण आदमी को लेना हो, है ना, एक इंडिविजुअल को लेना हो, तो बैंक्स मुझे लगता है कि कम से कम 50-60 फॉर्मेलिटीज़ पे लगा देता है। बिल्कुल, हर एक पेपर को क्रॉस चेक किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, उसको अलग अलग तरीके से उसके पैरामीटर्स होते हैं उसको जज करने के लिए। उसके बाद उसे एक लोन की अमाउंट मिलती है, जब तक कि बैंक अपनी तसल्ली नहीं कर देता है लास्ट तक। बट ये जो पेपर्स हैं जिनका कोई मैं कहूँगा इतना मजबूत आधार नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता, फिर भी बैंक इतना बड़े अमाउंट का, इतनी बड़ी मैं कहूँगा कि पैसे का रिस्क लेता है इन सारी चीज़ों पे, परवाह किए बिना उन आम लोगों की जिनकी सारी ज़िंदगी की पैसा उस सपने को ख़रीदने में लग गया है। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा हमने विजय माल्या के बारे में बात की थी। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वी हैड। हमने उसे चोर भी कह दिया, ये भी कह दिया कि फेल्ड बिजनेसमैन था, पैसा लेके भाग गया, ये हुआ वो हुआ। एक्चुअली में पैसा लेके भाग कौन रहा है? उसका तो सारा पैसा आपने रिकवर कर लिया अटैच करके उसके एसेट। अब ये बिल्डर्स ने जो ये सारा कुछ किया, बैंक ऑफिशियल्स इन्वॉल्व थे, अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व थी, अब क्यों नहीं कुछ हुआ? 12 साल आंखें बंद क्यों रखी गवर्नमेंट ने? 12 साल से कौन सी सरकार चल रही है? आंखें बंद किसकी हैं? कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना। बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के, बिना सरकार के हाथ के कुछ भी नहीं हो सकता। दिस आई टोल्ड यू इन माई लास्ट एपिसोड ऑल्सो कि बिना हेल्प के ये सब चीज़ें नहीं चल पाती। पलक चाहे बात कुछ भी हो, बट आप ये देखिए कि जब किसी आदमी ने लोन लिया और उसके बाद उसको पता लगा कि उसके बाद फ्रॉड हुआ और उसने कोर्ट में दरवाज़ा खटखटाया, न्याय मिलने के बीच में जितना समय था, आप देखिए कि एक आम आदमी के लिए कितना ट्रबल भरा होता है इस टाइम, बिकॉज आपको ना कोई लोन मिल सकता है और कई जगहों पे आपकी रिजेक्शन भी होती है। कई ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जो सारी आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को एग्जामिन करते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रबल मेकिंग रही होंगी एक आम आदमी के लिए? 12-13 साल से ये सब चल रहा था। तो इन बिटवीन जब ये सारे डेवलपर्स ने, बिल्डर्स ने EMIs पे करनी बंद कर दी, दैट इज़ हाउ जो बैंक्स हैं उन्होंने रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू करी अगेंस्ट दी होम बायर्स। जो तो EMIs पे कर सकते थे, उन्होंने तो जैसे तैसे अपनी पॉकेट स्क्वीज करके जहाँ से मर्जी अरेंज करके EMIs पे की, क्योंकि एक डर वो भी है कि हमारा सिबिल स्कोर ख़राब हो जाएगा, कि हमारी आगे बैंकिंग फाइनेंशियल्स वो सारा सब कुछ ख़राब होगा। तो कुछ लोग तो डर में करते रहे वो पे, जिनके पास मीन्स ही नहीं है वो नहीं कर पाए।
अब उनके अगेंस्ट रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी गई। रिकवरी प्रोसीडिंग्स शुरू करने का मतलब सरफेसी एक्शन भी शुरू कर दिया गया, और कई केसेस में एक सिक्योरिटी चेक लेते हैं बैंक वाले जब हम हमसे लोन्स के टाइम पे जब लोन डिस्पर्स करते हैं, तो वो सिक्योरिटी चेक लगा दिए गए। उन सब में भी लोगों को सज़ाएं होने लगी, या उनके अगेंस्ट ऑर्डर्स पास होने लगे, बेलेबल वारंट्स इशू होने लगे, नॉन बेलेबल वारंट्स इशू होने लगे। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए जो सारी पिटिशंस जब सुप्रीम कोर्ट में आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहला रिलीफ दिया कि वो सारे चेक बाउंस केसेस पे स्टे की, रिकवरी प्रोसीडिंग्स पे स्टे की। बाउंस केसेस पे स्टे का क्या मतलब है कि मतलब उन पे कोई सिबिल उनका खराब नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं होगा? अभी उन पे कोई एक्शन नहीं होगा। सिबिल की कोई प्रेयर, जहाँ तक मुझे पता है कि इस मैटर में अभी तक किसी ने ये प्रे नहीं किया है कि उनके सिबिल स्कोर्स ठीक किए जाएं, पर इसके लिए प्रावधान है। आर्टिकल 142 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अकॉर्डिंगली जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर पास कर सकती है। सो हो सकता है जब इनको रिलीफ दिया जाए तो इनके सिविल स्कोर्स ठीक करने के लिए यूनिलेटरली सो मोटो सुप्रीम कोर्ट खुद से ये ऑर्डर पास करते। सूर्यकांत का बेंच ये मैटर को हेड कर रहा है। अभी रिसेंटली हमारे हाई कोर्ट के लीडिंग जज रहे हैं वो, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के लीडिंग जज रहे हैं वो, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत, और अब सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में हमारे को वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन पे नज़र आए। तो काफ़ी बड़ा स्टेप लिया है उन्होंने इस मैटर में लोगों को न्याय दिलवाने के लिए। बहुत ही काबिल हाथों में है ये मैटर, और मुझे पूरा विश्वास है इस चीज़ के लिए कि होम बायर्स के फेवर में इस मैटर में बहुत अच्छा कोई लॉ लेड डाउन किया जाएगा आने वाले टाइम के लिए, जहाँ पे रेगुलेशंस, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ और इन सबको एक तरह से इनके कान खींचे जाएंगे। पलक, जब हम घर खरीदने की बात करते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की बात करते हैं, तो बहुत सारे कैंपेन आपने देखा, ऐड कैंपेन्स चलते हैं, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी ऐड दी जाती है कि आप बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी को बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं, है ना। तो अल्टीमेटली वो ऐड कैंपेन कहीं ना कहीं धरे रह जाते हैं, है ना। और मोर ओवर जो आपकी चीज़ें डिपेंड करती है, जैसे मतलब आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे आप सोशल मीडिया पे आप देखोगे आजकल सिबिल स्कोर्स की बहुत ज़्यादा रील्स वायरल हो रही है। इसमें बताया जाता है कि अपने सिबिल स्कोर को हमें किसी भी हालत में मेंटेन करके रखना चाहिए। अब जो सबवेंशन स्कीम में जो मैं कहूँगा, मैं तो इसको एक कांड ही कहूँगा, एक इंसिडेंट तो नहीं कहूँगा इस चीज़ को कि स्कैम हुआ है। ये सबवेंशन स्कीम को मैं एक स्कैम ही कहूँगा कि स्कैम हुआ है सारी चीज़ों को लेके, है ना। तो जैसे कि ये स्कैम हुआ, इसमें अब एक इंडिविजुअल आदमी बैंक के भी ट्रस्ट करता है कि बैंक उसकी सारी चीज़ें वेरीफाई करके उसको पैसा देगा, उसका पैसा और प्रॉपर्टी सही हाथों में है, जिसको पैसा चुका के वो चीज़ें वापस ले लेगा। अब यहाँ पे बैंक भी कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आ रहा है, डेवलपर का भी कहीं ना कहीं गिल्ट फैक्टर नज़र आ रहा है ना। और अब अथॉरिटी भी शायद उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाई है, आपकी बातों से जो मुझे समझ आया, है ना। तो आपको क्या लगता है कि कुछ इसके अलावा भी कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं, कुछ ऐसे लॉ हैं जिससे कि इंडिविजुअल या एंड यूज़र जिसकी हेल्प ले सकता है इन सारे स्कैम से बचने के लिए? आरबीआई के आई टोल्ड यू गाइडलाइंस हैं। उन आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की भी उसके हिसाब से जो एनबीएफसीज लोन्स देती हैं, उनको गाइडलाइंस फॉलो करनी ज़रूरी थी कि कंस्ट्रक्शन लिंक्ड प्लान के अकॉर्डिंगली आपको पैसा जमा कराना था। अब उसके लिए एस्क्रो अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए कहा गया है मोस्टली सब बिल्डर्स को। एक ये यूनिटेक का मैटर भी आया था 2000 एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, आई थिंक 2017-18 के टाइम की आसपास की बात है। यूनिटेक का मैटर तब NCDRC कंज्यूमर फोरम, नेशनल कंज्यूमर फोरम में ये मैटर टेकअप हुआ था। उसमें भी होम बायर्स को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया था इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, सबवेंशन स्कीम और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। सो उसमें भी यही हो रहा था कि पैसा सारा जो है वो डेवलपर के पास चला गया, होम बायर्स को उनके घर मिले नहीं, और सबसे ज़्यादा सफ़र भी उन्होंने किया। बट इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को अनहोली नेक्सस का नाम दिया है। दे हैव सेड कि इट इज़ एन अनहोली नेक्सस बिटवीन द बिल्डर एंड द बैंक्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है? यस, उनकी अपनी वर्डिंग है ये। सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग के टाइम पे इसको एक अनहोली नेक्सस का नाम दिया है।
दैट इज़ वाई CBI को कहा गया इन सब चीज़ों पे इंक्वायरी करने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ 7 इंक्वायरीज, प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसमें से 6 इंक्वायरीज ऑलरेडी कंडक्ट करी जा चुकी हैं, 7th ऑनगोइंग इंक्वायरी है। उसमें से एक इंक्वायरी जो सबसे मेजर सुप्राटेक के अगेंस्ट हुई थी, उसमें उनके 21 प्रोजेक्ट्स को अच्छे से स्टडी किया गया, होम बायर्स के इंटरव्यूज़ लिए गए, लोगों को एग्ज़ामिन किया गया, 1000 लोग एग्ज़ामिन हुए, 58 साइट्स पे CBI ने खुद से विज़िट किया। CBI के बहुत सारे ऑफिशियल्स ने अलग अलग जगहों पे इंक्वायरीज कंडक्ट की और एक रिपोर्ट सबमिट करी। अब जो 7th इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो सितंबर में मंगवाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इन सब के चलते हुए माइकस अपॉइंट किए गए हैं बाय सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस सब डेटा को एनालाइज करेंगे, एक पूरी निर्धारित रिपोर्ट बनाएंगे और ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है, रिकवरी कैसे की जा सकती है, कैसे लोगों को उनका इंसाफ दिलवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो होम बायर है, लेमैन, आप मानते हैं ये चीज़ कि हमारे यहाँ पे 100% तो सारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है। कई बार हम कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन है क्या है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू लिया है कि आपने डॉटेड लाइंस पे उनसे साइन करवाया, उन्हें अंदर उन डॉटेड लाइंस के क्या था उन्हें नहीं पता। ये प्राइमा फेसाई व्यू लिया है सुप्रीम कोर्ट ने इन सब चीज़ों को लेके कि हमें कि लोगों को बीवेयर होना ज़रूरी है। केवियट एम्प्टर, बायर बीवेयर, इस बारे में आपने सुना होगा कि सबसे खरीदार को अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है। पर इन केसेस में खरीदार बहुत छोटी फुटिंग पे है, बहुत पिछड़ी फुटिंग पे है। जो ये बिगर प्लेयर्स हैं, बैंक और बिल्डर, उनके सामने एक होम बायर क्या कर लेगा। पलक, आप बिल्कुल सही बोले, बट मेरा अगेन क्वेश्चन घूम के सेम उसी जगह पे आ जाता है कि 2013 में स्कैम हुआ और आज हम लोग 2025 में हैं। तो 12 साल भुगता किसने? एक एंड बायर ने, है ना। और कहीं ना कहीं तो सारी ही होम बायर की है, पर आगे के लिए ये चीज़ें रोकी जा सकती हैं रजनीश। पास्ट में जाके तो चीज़ों को बदला नहीं जा सकता। मतलब आप ये देखिए कि शायद कोर्ट उनकी हेल्प कर रहा है, ऑब्वियसली, मतलब बहुत अच्छा स्टेप कोर्ट ले रहा है, बट कहीं नहीं आपको लगता नहीं कि 12 साल का समय बहुत लंबा है? कर्मा, आई एम अ वेरी ह्यूज बिलीवर इन कर्मा इन दिस थिंग। 12 साल अगर आपने इतने लोगों को सफ़र करवाया है तो आज शायद आपकी बारी है। तो अब ये सब बिल्डर्स जब अब स्क्रूटनी के अंडर आए हैं, 22 FIR ऑलरेडी रजिस्टर की जा चुकी हैं और पता नहीं कितनी रजिस्टर की जाएंगी। CBI बहुत डिटेल्ड इंक्वायरी कर रही है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्सेप्ट भी बीच में आ रहा है। इसमें ये सब भी बताया जा रहा है कि कैसे अथॉरिटीज़ के नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा था और फिर भी किसी ने कुछ नहीं किया। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंसाफ होगा, लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कोई कॉम्पनसेशन, कोई रिहेबिलिटेशन पैकेज में भी शायद वो भी दिया जाए, बट वो तभी दिया जा सकता है जब उतनी रिकवरी हो पाएगी। पलक, एक चीज़ अगर मैं बैंक को साइड रख दूं, मैं डेवलपर को साइड में रख दूं, है ना, और मैं और सारी अथॉरिटी को भी साइड में रख दूं, आप एक एंड बायर को, एक होम बायर को क्या मैसेज, क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाहोगे कि बिफोर बाइंग दी प्रॉपर्टीज़ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो होम बायर्स को जो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट्स हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए कि एंड में लाइबिलिटी आपकी है। इट्स नॉट द बिल्डर, इट्स नॉट द बैंक, लाइबिलिटी आपकी रहेगी। इससे रियल एस्टेट मार्केट में बहुत स्लो डाउन आएगा, मैं ये भी बता देती हूँ। जो मैं बताता हूँ कि जैसे हमने ये जो इनके एग्रीमेंट कॉपीज होती है 100 पेजेस की कॉपी होती है, तो आप लीगल हेल्प लीजिए। ओके, आपने लाखों रुपया लगाना है, अपनी सारी ज़िंदगी की सेविंग्स लगानी है, 5-10 हज़ार रुपया लगा कर आप अपनी थोड़ी सी लीगल हेल्प ले सकते हैं। आप लॉयर से एक बारी वो डॉक्यूमेंट्स पढ़वाइए ज़रूर, सो दैट आपको पता हो कि इन दी एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है और किस लेवल तक है। क्योंकि जब कोई आप ऐसा पेपर साइन कर रहे हो तो बैंक बोलता है कर दो, ये तो फॉर्मेलिटी है, तो कुछ नहीं, सभी लोग करते हैं। फॉर्मेलिटीज़ तो हैं रजनीश, फॉर्मेलिटीज़ का एंड रिजल्ट कौन भुगत रहा है? आज तो एंड बायर भुगत रहा है ना। तो अगर आपको और मुझे अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो मुझे लगता है कि हमें पूरी जानकारी उस चीज़ के बारे में होनी ज़रूरी है। बहुत मेहनत से कमाता है आम इंसान, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी
पूरी सुबह से शाम तक पिसता है इस चक्की में अपने लिए, अपने बच्चों के लिए एक घर बनाने के लिए। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हूँ, हाँ मतलब जी। एक फिल्मी क्वेश्चन आपसे पूछने जा रहा हाँ हूँ। जी। अगर आपको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए थैंक यू। ठीक है, तो ये जो कंट्रोवर्सीज हो रही हैं बिल्डर्स की, डेवलपर्स की, होम बायर्स की, इसके लिए आप क्या करेंगे? सी, सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट विद द चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम। आरबीआई इज़ द हेड ऑफ ऑल दिस। बैंक्स रेगुलेशंस फॉलो करें, ये ड्यूटी है आरबीआई की। कहीं ना कहीं आरबीआई ने हमें बहुत हद तक फेल किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें बहुत हद तक फेल किया है, स्पेशली इंडियन बैंकिंग सिस्टम ने हमें बहुत लेवल्स पे फेल किया है। जब आपको पैसा रिकवर करना है तो आपके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जब लोन, आप क्या करेंगे? मेरा क्वेश्चन है कि आप क्या करेंगे जब लोन्स देने होते हैं, इंस्टेड मैं ये करूँगी, सबसे पहली चीज़ तो जिस टाइम पे बोरोअर को एक्चुअली में ज़रूरत है तो वी स्टैंड एज अ सपोर्ट सिस्टम टू द बोरोअर, नॉट एक्सप्लॉयट दैट बोरोअर। ये तो मेरा पहला जो सजेशन है वो इस चीज़ के लिए। बट हाँ, बायर्स के लिए, होम बायर्स एंड इन सब चीज़ों के लिए मैं मेक श्योर करूँगी कि हम एस्क्रो अकाउंट्स दें। जो बिल्डर्स के लिए एस्क्रो अकाउंट्स होने चाहिए, उनको वो पैसा स्टेज वाइज कंप्लीशन पे ही मिलना चाहिए। उनको वो सारा पैसा क्यों मिले इकट्ठा? और ये होना भी चाहिए था। 2013 की पॉलिसी अगर फॉलो हुई होती आरबीआई की, प्रॉब्लम पता क्या है, पॉलिसीज हैं, कागज़ पे पॉलिसी तो है, पर फॉलो किसने करनी है? बैंक ने। फॉलो किसने करवानी है? आरबीआई ने। फेलियर कहाँ है? यहाँ है। होपफुली पलक अगर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाए तो इम्प्लीमेंटेशन पे मैं ज़रूर काम करूँगी, तो एंड यूजर्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। पलक, अभी तक आपको क्या लगता है, बिकॉज अभी जो हमारा सिस्टम है ना, आप देखिए कि अब अगर हम बात करते हैं तो हम लोग अपने आप को बोलते हैं कि वी आर फार हेड, वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह हमारे पास बहुत अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं, सारा काम ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है, सारी चीज़ें, है ना। अभी आपने रिसेंट वो सुना है यूपीआई पे चार्जेस लगने लग गए हैं? हाँ, किसने कहा था डिजिटल इंडिया बनाने के लिए? अगर एक्सचेकर वो चीज़ को मेंटेन ही नहीं कर सकता तो क्या ज़रूरत थी डिजिटलाइजेशन की? तो डिजिटलाइजेशन कम्स एट द कॉस्ट ऑफ द कंज्यूमर। दैट्स वेरी स्ट्रेंज। आई मीन, मुझे ये बहुत ही वाहियात पॉलिसी लगी कि अगर आप वो चीज़ मेंटेन ही नहीं कर सकते, अगेन हमारे टैक्सेस जा कहाँ रहे हैं? क्या बनाने में? मूर्तियाँ बनाने में? ओके। कोई हॉस्पिटल्स बनते दिख रहे हैं आपको? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनते दिख रहे हैं आपको? ये मॉल, वीआर पंजाब मॉल बिक रहा है, मेदांता इसकी जगह हॉस्पिटल बन रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की तरफ कोई ध्यान नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल्स में कोई अपग्रेडेशन नहीं होती, ना उनके पास बेसिक कंप्यूटर सिस्टम्स नहीं है। सरकार क्या कर रही है, गॉड नोज। तो अभी तक हमारे जो फाइनेंशियल सिस्टम है, चाहे वो एक पॉलिसीज़ हो एक आम लोगों के लिए या फिर एलीट क्लास के लिए या फिर बिजनेसमैन के लिए, कहीं ना कहीं आपको कोई कमी नज़र आती है इन सारी चीज़ों में? कमियाँ, ओके, कमियाँ ही नज़र आती हैं। ओके। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि डेवलपमेंट नहीं हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। कुछ एक ऐसी कमी जो आपकी आंखों में चुभती हो कि ये तो इमीडिएटली ठीक होनी चाहिए? हमारा बैंकिंग सिस्टम बहुत ही ख़राब है। हमारे बैंकिंग सिस्टम को बहुत हद तक बहुत बेटर होने की ज़रूरत है, उसको यूज़र फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। हम बैंक्स पे रिलाई तब कर पाएंगे आंखें बंद करके जब वो यूज़र फ्रेंडली होंगे। पर बैंक से अगर बात करते हैं ना, शुरू से एक परसेप्शन दिमाग में कि जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगी, फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। आप डॉक्यूमेंटेशन से हम डरते क्यों हैं? अगर तो ट्रांसपेरेंसी है उन डॉक्यूमेंटेशन में, अगर बोरोअर के या एंड यूज़र के फेवर की चीज़ें हैं, वो क्यों नहीं करना चाहेगा? तो अब जो वेस्टर्न कंट्री की बैंकिंग होती है वो इंडियन बैंकिंग के सिमिलर ही है, उनका थोड़ा ट्रेंड अलग होता है? बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। दे हैव अ वेरी डिफरेंट सिस्टम ऑफ मतलब बेटर इंडियन बैंकिंग है या फिर वेस्टर्न बैंकिंग है? आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो इंडियन बैंकिंग सिस्टम, आपको पिछले उसमें भी हमने एपिसोड में भी डिस्कस किया था। डार्क ट्रुथ्स बिहाइंड इंडियन बैंकिंग सिस्टम आर, हम पहले चोरी होने देते हैं और फिर उसके पहरेदार बन जाते हैं। हम पहले गलत होने देते हैं और फिर हम उसकी पैरवाई करते हैं। पहले चोरी होने ही क्यों देनी है? ओके। ये जो पेपर वर्क हमसे मांगा जाता है एक छोटे से छोटे लोन के लिए,
बड़े बिजनेसेस से उसी लेवल की इंटेग्रिटी और उसी लेवल की ट्रांसपेरेंसी और उस लेवल का पेपर वर्क क्यों नहीं मांगा जाता? मांगा भी जाता है तो उसमें लैप्सेस कैसे रह जाते हैं, वो कैसे नहीं कवर हो पाते? और हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि बहुत बड़े से बड़े बिजनेसेस, हमने बहुत सारे केसेस देखे पिछले कुछ टाइम में, नीरव मोदी एंड सो ऑन, हम सबके नाम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इन सब केसेस में भी क्या हुआ, हर्षद मेहता, ये सब बैंकिंग फेलियर्स नहीं है तो क्या है? मैं इसमें किसी पर्टिकुलर सरकार के फेवर में या अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं ये पूरे बैंकिंग सिस्टम मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई कमी है, सिस्टम की कमियों को ही लोग एक्सप्लॉइट कर पाते हैं। अगर सिस्टम में कमी नहीं होगी, हमारे रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो होंगे तो ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, ऐसी चीज़ें कम होंगी। मैं ये नहीं कहूँगी नहीं होंगी, बट कम होंगी। तो पलक, आपसे बात करके तो बड़ी क्रांतिकारी टाइप की फीलिंग आ रही है। क्रांति लाएंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे क्रांति आप लेके आओगे अगर आप फाइनेंस मिनिस्टर बनते हो तो। हाँ, फिर तो क्रांति लानी ही पड़ेगी। चलो, थैंकफुली हमारे जो लॉ सिस्टम है, जो हमारी ज्यूरी है, अभी भी काफ़ी हेल्पफुल है, जिससे मैं कहूँगा कहीं ना कहीं कॉमन आदमी या फिर वो आदमी जिनके साथ कुछ बुरा हुआ है वो बचे हुए हैं, उनकी सेफ्टी के लिए। अगर चेक्स और बैलेंसेस नहीं होंगे सिस्टम में तो सिस्टम कब का कोलैप्स हो जाएगा। एब्सोल्युटली। तो इसलिए मुझे लगता है हमारी जुडिशरी हमारा चेक्स एंड बैलेंस है। इस मैटर में जुडिशरी ने ये रोल प्ले किया है फॉर अ चेंज। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी होपफुल ऑफ दिस फैक्ट कि जुडिशरी ने खुद से आगे बढ़ के कोई ऐसा डिसीजन लिया है जो कि कॉमन मैन के हित में है, और मुझे लगता है कि आगे भी चल के हम अपनी जुडिशरी पे आंखें बंद करके इस चीज़ पे रिलाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पलक देव, जिनको अपने कम्युनिटी पे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, जिन्होंने इनकी कम्युनिटी, मतलब मैं कहूँगा कोर्ट, सॉरी जुडिशियल सिस्टम, तो इनकी कम्युनिटी, इनका जुडिशरी सिस्टम, इनको पूरा विश्वास है उस पर, और इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अभी भी वो जो जजमेंट है, जो लॉ एंड ऑर्डर है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और ज़िंदा है, और आम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी भी तत्पर तैयार हैं। बिल्कुल राइट। पलक, जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सिर्फ आपको जुडिशियल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपनी आंखें खोलें। कैविएट एम्प्टर हमारे उसमें बहुत प्रेवलेंट सेइंग है, बायर बीवेयर। सबसे पहले अपनी आंखें खोलें, आंखें खोल के डॉक्यूमेंट्स पढ़ें, थोड़ा उसमें इन्वेस्ट करें, लीगल ओपिनियन लें बिफोर यू बाय अ प्रॉपर्टी। उसकी पिछला बैकग्राउंड, बिल्डर का बैकग्राउंड एंड ऑल सब चेक करें। ये सब आपकी रेरा की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है, हर स्टेट की अलग वेबसाइट है रेरा की, उस पर जाके बिल्डर का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन, उसकी कितने उसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उन पे क्या क्या इनकम्ब्रेंसेस है, ये सब आप रेरा की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लैप्सेस दिखते हैं, आपको लगता है कि कहीं पे कोई गड़बड़ हो सकती है, तो लीगल ओपिनियन ज़रूर लें। जहां आप लाखों रुपया उस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने घर खरीदने में, अपनी प्रॉपर्टी खरीदने में, मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा और इन्वेस्ट कीजिए, थोड़ी लीगल हेल्प ले लीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आगे चल के वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देकर जाएगा। तो दोस्तों, ये थी पलक देव, कमर्शियल एक्सपर्ट, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इन्होंने आज शेयर की, और ये कुछ एक ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। आई होप कि आपको आज के एपिसोड से बहुत हेल्प मिली होगी, बहुत जानकारी मिली होगी। अगर आपका कोई इनपुट है तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कोई आपकी क्वेश्चन है पलक के लिए तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।